मैम नहीं है। चलिए मैंने अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैं एक दफ़ा इसको फिर से रिपीट कर देती हूँ जो बात मैंने भी की थी। एक दफ़ा हम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कल वाले को एक दफ़ा फिर से समराइज कर लेते हैं, जो कल हमने पढ़ा उसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने ये आपने वैसे तो सारे ही एंजाइम्स को याद रखना है, लेकिन जो इसमें खास तौर पे याद रखने हैं आपने वो 3 एंजाइम्स हैं। 3 स्टेप्स ऐसे हैं ग्लाइकोलिसिस में जो इरिवर्सिबल जहाँ पे रिएक्शन है। बाकी आप सारे देखेंगे ना तो हर स्टेप पे जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। यानी फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखें ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है। ग्लूकोज 6 फास्फेट को आप दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेंगे, नहीं होगा ये कन्वर्ट, बल्कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन यहाँ पे चलेगा। ठीक है, और इसको कैटालाइज कौन कर रहा है? हेक्सोकाइनेज। आपने ये याद रखना है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज बहुत सारी हेक्सोज शुगर्स को फास्फोराइलेट करता है। इसके काइनेज, इसका ये जो है इसके नाम में, इससे ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये फास्फोराइलेशन कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फास्फोराइलेशन किससे कर रहा है? एटीपी जो है उसमें से एक फास्फेट, इस न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट जो है वो बॉन्ड इसमें से लेके फास्फेट को ग्लूकोज में इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट की मॉलिक्यूल्स की रीअरेंजमेंट सिर्फ हो रही है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो मॉलिक्यूल है इसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट हो रही है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, और आइसोमर जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड भी ये प्रोसीड कर सकता है और ये बैकवर्ड भी मूव कर सकता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। जो इसमें थर्ड स्टेप पे हमने बात की थी वो हमने कहा था कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की फास्फोराइलेशन करके इसको फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करता है। और यह थर्ड स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने देखना हो कि ग्लाइकोलिसिस को कैसे रेगुलेट किया जाता है, कि ये प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करेगा या इसको कहीं पे स्टॉप कर लिया जाएगा, तो इस प्रोसेस की रेगुलेशन में 3 पॉइंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है, और इन 3 पॉइंट्स पे ही इस पूरे 10 स्टेप्स वाले प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है। इसके एंजाइम्स को इनहिबिट करना है या एंजाइम्स जो हैं ये इस प्रोसेस को इनिशिएट करें और फर्दर ये प्रोसेस प्रोसीड करें, ये इस तरह से इसके एंजाइम्स को रेगुलेट करके किया जाता है। फर्स्ट स्टेप जो है ये रिवर्सिबल है, ये रेगुलेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि हेक्सोकाइनेज जो है वो इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, और अगर एटीपी अबंडेंट हो, ठीक है, तो फिर जाहिर है ये एटीपी को यूज करके ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा ये कि ग्लूकोज जो है वो अबंडेंट हो, ग्लूकोज अबंडेंट हो तो फिर हेक्सोकाइनेज इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। और तीसरी बात ये कि हार्मोनल कंट्रोल भी होता है प्रोसेसेस को रेगुलेट करने में। अगर ग्लाइकोलिसिस जो है आपने उसको इस प्रोसेस को चलाना है या इसको रोकना है, ये हार्मोन्स भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो फिर इंसुलिन रिलीज होगा हार्मोन, और इंसुलिन जो है वो हेक्सोकाइनेज को इसको यानी कि एक्टिवेट करवाएगा, इस एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा, और यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज जो है वो अबंडेंट नहीं है, ग्लूकोज कम है, तो फिर ग्लूकागोन एंजाइम रिलीज होता है और वो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है, और ग्लाइकोलिसिस जो है वो इनिशिएट नहीं होती। लेकिन सिर्फ अब हमने ये भी देख लिया कि सबस्ट्रेट्स जो है वो खुद भी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रही हैं या इनहिबिट कर रही हैं। दूसरा, हार्मोनल कंट्रोल जो है वो भी
एंजाइम्स को इनहिबिट या एक्टिवेट कर रहा है। और तीसरी चीज खास तौर पे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ये होती है कि अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक की है और जो आपने डाइट ली है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा थे, ठीक है, और इस वजह से जब आफ्टर फीडिंग जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो उसको इनिशिएट किया जाता है बॉडी में, ताकि ग्लूकोज डाइट जो है वो जो आपकी बॉडी में अबंडेंट ग्लूकोज आ गया है उसकी ब्रेक डाउन की जाए। अब इनिशिएट किसने करना है? हेक्सोकाइनेज ने। तो अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक की है तो जब आप इसमें फेड स्टेट में होंगे, आपने खाया पिया होगा, कार्बोहाइड्रेट्स अबंडेंट होंगे, ग्लूकोज अबंडेंट होगा, तो तब भी हेक्सोकाइनेज जो है वो एक्टिवेट होगा और ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप जो इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है वो है जहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम ये जो है ये भी रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिसिस को। अगर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट है तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो एक्टिवेट करती है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, ठीक है। लेकिन अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो अबंडेंट हो जाता है तो वो इसको इनहिबिट करता है। किस तरह इनहिबिट करता है? एलोस्टेरिक इनहिबिशन इसकी होती है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन किस तरह से होती है कि ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिव साइट्स जो हैं उनको उनकी कंफर्मेशन चेंज कर देता है। हमें पता है ना कि एंजाइम्स जो हैं वो से बने हुए हैं और प्रोटीन्स एक स्पेसिफिक 3D स्ट्रक्चर में होती हैं। जो इनकी एक्टिव साइट्स हैं वो भी एक्चुअली चार्ज इमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये उसकी कंफर्मेशन को चेंज कर देता है, उस चार्ज को भी डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से जो ये सबस्ट्रेट है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को इनहिबिट कर देती है। बाज दफा ऐसा होता है कि अगर कोई सबस्ट्रेट ज्यादा है, सबस्ट्रेट मौजूद है, तो वो अपने एंजाइम को इनिशिएट करती है, उसको एक्टिवेट करती है कि वो इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करे और मजीद ऐसी जो सबस्ट्रेट्स हैं वो बने। बाज दफा ऐसा होता है कि जो सबस्ट्रेट्स होती हैं वो एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए। एंजाइम को इनहिबिट कर दिया और रिएक्शन स्टॉप हो गया कि फर्दर जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये ना बने, ठीक है। तो इसी तरह से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है उसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो इनहिबिट कर देता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था रेगुलेशन का। थर्ड जहाँ पे रेगुलेशन हो रही होती है वो इस लास्ट स्टेप पे इसको रेगुलेट किया जाता है कि पायरूवेट काइनेज जो एंजाइम है इसको रेगुलेट किया जाता है, इसको एक्टिवेट या इनहिबिट किया जाता है और उससे ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसका एंड प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि आपने इसको अगर आप रेगुलेट नहीं करते, ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसका रिवर्स प्रोसेस जो है ना वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जा रही होती है किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, यानी फैट्स वगैरह से या इमाइनो एसिड से, उनको इस प्रोसेस में लाया जाता है और उनकी उनको इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, उनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उनको मुख्तलिफ इसी तरह जिस तरह इस स्टेप में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जा रही है, इस प्रोसेस में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन 10 स्टेप्स में से गुजार के पायरूवेट में हो रही है, 2 पायरूवेट बन रहे हैं। इसी तरह ग्लूकोनियोजेनेसिस में मुख्तलिफ स्टेप से गुजार के तो ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज जब बनाया जाता है तो वो बिल्कुल इसका जो है रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब इस उसके रिवर्स प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि स्टेप्स भी सेम होते हैं, जाहिर है वो डिफरेंट प्रोडक्ट से इनिशिएट होता है तो उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस भी आए, डिफरेंट ये स्टेप्स आएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन वो इसका
जब इस तरह के रेसिप्रोकल प्रोसेसेस एक ही लोकेशन में हो रहे होते हैं, यानी ये भी साइटोसोल में हो रहा है ग्लाइकोलिसिस भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी, तो उन दो रेसिप्रोकल प्रोसेस को एक दूसरे के उल्ट वो रेगुलेट हो रहे होते हैं। यानी अगर एक प्रोसेस जो है वो प्रोसीड कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस जो है वो उस टाइम पे स्टॉप होगा। ठीक है, अब जैसे हमने ये कहा कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है यहाँ पे इस प्रोसेस को ये इनिशिएट करता है, लेकिन अगर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ज्यादा होती है तो ये उस प्रोसेस में रिवर्स एक्ट करेगा। ठीक है, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस में पढ़ेंगे तब ये चीजें, जब आप उन स्टेप्स को देखेंगे इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से सबस्ट्रेट्स जो हैं वो अपने एंजाइम्स को खुद ही इनहिबिट करती हैं और खुद ही उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है इसको 3 स्टेप्स पे, जो इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, वहां पे इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, हेक्सोकाइनेसिस और ग्लूकोकाइनेसिस, ठीक है, वो इसको रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को, ये जो 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे, इन स्टेप्स पे हम ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं। हेक्सोकाइनेज जो है ये इनहिबिट किससे होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, यानी ग्लाइकोलिसिस फर्दर प्रोसीड कर लेगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही, और उसके बाद मजीद जो ग्लूकोज होंगे उनको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, दिस एंजाइम प्रिवेंट्स द अक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्यू टू प्रोडक्ट इनहिबिशन। ठीक है, क्योंकि फ्रुक्टो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा ये अपने एंजाइम हेक्सोकाइनेज को ही आके इनहिबिट कर देगा। जब हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करेगा तो मजीद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बनेगा, और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये अपने एंजाइम हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अकोमुलेट होने से बचाती है। ठीक है, दूसरा जो ग्लूकोकाइनेज है ये भी फास्फोराइलेट करता है ग्लूकोज को। ठीक है, ये इंड्यूसिबल एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ये क्या करता है, जब इंसुलिन रिलीज होती है ये ग्लूकोकाइनेज को, इंसुलिन जो है ये उसको एक्टिवेट करती है, और ग्लूकोकाइनेज जो है फिर वो फास्फोराइलेट करता है, फास्फोराइलेशन करता है उस ग्लूकोज की, और उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब कन्वर्ट करता है तो फिर जाहिर है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। जब भी ग्लूकोज अबंडेंट होगा और ग्लूकागोन रिलीज होगा, ये सॉरी इंसुलिन एंजाइम रिलीज होगा, तो ये ग्लूकोकाइनेज को करेगा, एक्टिवेट करेगा, और उससे ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो चलेगा। ठीक है, फिर फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंजाइम है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, और एलोस्टेरिक इफेक्टर जो है वो इसको रेगुलेट करते हैं, जैसा कि एटीपी या हाइड्रोजन आयंस। अगर लो पीएच हो, एसिडिक पीएच हो, तो जाहिर है वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होंगे। ठीक है, और उसके अलावा सिट्रेट और जो ये तीनों है फैक्टर्स, ये इसके साथ बाइंड करते हैं अगर ये अबंडेंट हो, और इसको ये इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, और अगर फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट अबंडेंट हो तो ये इसको फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करता है। अगर एनर्जी कम है सेल में, यानी एटीपी कम है, एडीपी है, एएमपी है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होंगे और ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करेंगे और ये प्रोसेस जो है ये फर्दर प्रोसीड करेगा। ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एक्टिवेट करेंगे और फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट बनेगा, और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये फर्दर प्रोसीड करेगी। अच्छा,
अच्छा, उसका फिर मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में नहीं हम जाते। लास्ट जो थर्ड स्टेप है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज जो है अगर एटीपी सेल में अबंडेंट है तो फिर पायरुवेट काइनेज को वो इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। और अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट अबंडेंट है तो वो इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट अगर अबंडेंट है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा पायरुवेट में, और उसके लिए आपको पायरुवेट काइनेज की जरूरत है। और अगर आपने पायरुवेट में इसी वजह से कन्वर्ट करना है ना ग्लाइकोलाइसिस को, एंड इस वजह से करना है कि आप उससे एनर्जी यील्ड करें, एनर्जी प्रोड्यूस करें। अगर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ऑलरेडी अबंडेंट है तो फिर आपको जरूरत नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस को प्रोसीड करें। तो इस वजह से अगर एटीपी अबंडेंट होंगे तो ये इनहिबिट कर देंगे पायरुवेट काइनेज को, और अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट अबंडेंट है तो ये इसको एक्टिवेट करेगा पायरुवेट काइनेज को, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है इस प्रोसेस को रेगुलेट किया जाता है इन 3 एंजाइम्स के थ्रू, इनको एक्टिवेट करके या इनको इनहिबिट करके, ठीक है। ये आगे इसका भी लिखा हुआ है प्रोसीजर, और इसका मैकेनिज्म असल में लिखा हुआ है कि किस तरह से ये इसको इनहिबिट करता है, लेकिन आपको मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं, आपने सिंपली ये याद रखना है कि कौन सी सबस्ट्रेट्स होंगी जो अगर मौजूद हो तो वो इसको इनहिबिट करती हैं, और कौन सी सबस्ट्रेट्स ऐसी हैं जो कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको एक्टिवेट करते हैं और कौन से इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और जिस तरह पीछे हमने एक हार्मोन इंसुलिन की बात की थी, यहाँ पे आप देखिए कि अगर हार्मोन ग्लूकागोन मौजूद है तो ये भी हिपैटिक ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ग्लूकागोन जो है ना, ग्लूकागोन तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज जो है कम हो सेल में, ठीक है। इंसुलिन तब रिलीज होता है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो, तब इंसुलिन रिलीज होता है, और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो तो फिर ग्लूकागोन रिलीज होता है। तो जाहिर है जब ग्लूकागोन रिलीज होगा तो वो ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट ही करेगा ना, कि जो ग्लूकोज मौजूद है उसकी ब्रेकडाउन को रोका जाए, ठीक है। और जो इंसुलिन है वो तब रिलीज होता है जब ग्लूकोज अबंडेंटली प्रेजेंट हो आपके ब्लड में। तो जब ग्लूकोज अबंडेंटली होगा प्रेजेंट तो उसकी फिर ब्रेक डाउन करवाई जाएगी, और उसके लिए एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाया जाएगा, हेक्सोकाइनेज वगैरह को। और यहाँ पे जो ग्लूकागोन है वो ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करेगा।